everyone, this is Surbhi Bhatia from Legal Edge by Top Rankers, and I welcome you to the YT channel of Legal Edge. I hope you all are doing well and your practice is going great. तो इस सेशन में हम करने वाले हैं डिस्कस अक्टूबर का करंट लीगल नॉलेज CLK। तो अक्टूबर अब बहुत इम्पोर्टेंट रहा है क्योंकि सबसे पहले तो हमें अपने नए चीफ जस्टिस का नाम पता चला। फटाफट कमेंट में बताओ कि कौन है हमारे नए चीफ जस्टिस हु इज गोइंग टू बी द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्टूबर में डेवलपमेंट हुआ वाज कि लेडी जस्टिस का स्वरूप बदल गया। यहाँ पर उनका ब्लाइंड फोल्ड हटा दिया गया, स्वॉर्ड की जगह कॉन्स्टिट्यूशन की बुक आ गई, राइट। ऑल्दो जो ये तराजू है ये तो सेम ही है, बट यहाँ पर ब्लाइंड फोल्ड हटा दिया गया ये कहते हुए कि लॉ सब कुछ देख रहा है, लॉ अंधा नहीं है, कानून अब सब देख रहा है। तो वो जो हमारा मूवीज में अल्टीमेट डायलॉग चलता था कि कानून अंधा है, अब उस डायलॉग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो हमारे बहुत छोटे मोटे डेवलपमेंट्स थे, बट अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस दिए, दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहां उसने सालों पुराने मामले को फाइनली सेटल किया। सबसे पहला तो ये कि उन्होंने स्टेट्स को अलाउ किया टू रेगुलेट इंडस्ट्रियल अल्कोहल। तो समवट 1999 से एक मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था कि क्या स्टेट गवर्नमेंट्स के पास इंडस्ट्रियल अल्कोहल पे टैक्स लगाने की पावर है या नहीं है, एंड दिस गॉट फाइनली सेटल्ड इन अक्टूबर। एंड ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस रूलिंग को यहाँ पर ओवर रूल किया है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। तो ये जीके के पर्सपेक्टिव एज वेल एज लीगल के पर्सपेक्टिव दोनों से ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रियम्बल में सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट, एंड इसे कोर्ट ने ये बोला कि दिस इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन नॉट बी रिमूव्ड। फर्दर, कब किस स्टेज पे एक पर्सन ये क्लेम कर सकता है कि जब उसने ऑफेंस किया वो जुवेनाइल था, वो अंडर 18 था, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिया है। तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मिसयूज ऑफ सेक्शन 498A से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंसर्न्स दिखाए हैं, कुछ गाइडलाइंस इशू करने की बात की है। वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इज अबेटमेंट टू सुसाइड, इसे रीइंटरप्रेट किया है। मतलब हर किसी वर्ड को आप अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं मान सकते हैं, कब वो माना जाएगा, किस कैपेसिटी में वो स्टेटमेंट बोली गई है, इन सारी चीजों को कोर्ट ने यहाँ पर डिस्कस किया। एंड अल्टीमेटली अ लैंडमार्क डिसीजन जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे पास चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए तो बहुत से प्रोविजंस हैं, जैसे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, बट कुछ लोग क्या करते हैं कि 18 साल से पहले बच्चों की सगाई करवा देते हैं, एंगेजमेंट करवा देते हैं। ऐसे केस में उन्होंने लॉ का सिस्टम भी रख लिया, लॉ के परे भी नहीं गए, एट द सेम टाइम उन्होंने कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर एक ऑब्लिगेशन भी डाल दी। तो इन सब चीजों को देखते हुए, बच्चों के फंडामेंटल राइट्स को देखते हुए कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि द गवर्नमेंट शुड वर्क अपॉन बैनिंग ऑफ बिट्रूथल्स, मतलब जो एंगेजमेंट कर दिया जाता है एक तरीके से, जो रोका या सगाई कर दी जाती है, उस चीज पे अब रोक लगानी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके अपने सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को अलाउ किया टू टैक्स इंडस्ट्रियल अल्कोहल। तो ये भी समझेंगे कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल क्या है, पिछले डिसीजंस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, एंड इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। तो यहाँ पर इफ यू सी दिस वाज द पैनल, तो जो डिसीजन दिया गया था वो यूनानिमस नहीं था, मतलब एक साथ 9 जजेस ने एक पॉइंट नहीं दिया था। 8 वर इन फेवर कि स्टेट्स के पास पावर होनी चाहिए, एंड देयर वाज वन जज BV नागरत्ना हु सेड कि नहीं, स्टेट्स के पास इंडस्ट्रियल अल्कोहल से रिलेटेड पावर्स नहीं होनी चाहिए, ये पावर्स सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहनी चाहिए। तो यहां पर जो डिसीजन दिया गया दैट वाज बाय 8:1 मेजॉरिटी। अब
आपको बहुत बार ये देखने को मिलता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का डिवीजन बेंच, सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, तो प्लीज टेल मी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की अगर हम बात करें तो कितने नंबर ऑफ जजेस एटलीस्ट होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी प्रोवाइड करता है कि कब कब इस बेंच को बनाया जा सकता है। अगर सबसे पहला तो सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, जहां सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है, ऐसे केस में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जा सकता है। या फिर अगर 3 जज बेंच ने एक डिसीजन दिया है और उस डिसीजन को अपील किया जा रहा है या फिर उस डिसीजन को रिकंसिडर किया जा रहा है, ऐसे मामले में रिव्यू किया जा रहा है, तब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जा सकता है। इसमें एटलीस्ट 5 जजेस रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 9 जजेस का बेंच था, 8:1 मेजोरिटी था। ओके, इन्होंने सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1989 के केस को रिवर्स किया था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना ही डिसीजन ओवर रूल किया, क्योंकि जो अभी हम देखेंगे, जो ये वाला डिसीजन था, सिंथेटिक्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वाला डिसीजन था, इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के इससे पहले वाले डिसीजन को कंसिडर नहीं किया था। कहीं ना कहीं एरर इन जजमेंट था एंड अल्टीमेटली स्टेट्स को टैक्स लगाने की पावर दे दी गई है, किस पे? अल्कोहलिक बेवरेजेस पे एज वेल एज इंडस्ट्रियल अल्कोहल पे। तो यहां पर अगर हम बात करें ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल, तो इंडस्ट्रियल अल्कोहल क्या है पहले वो समझते हैं। इंडस्ट्रियल अल्कोहल इज जो एक रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। तो यहाँ पर 2 कैटेगरीज में अल्कोहल को डिवाइड किया गया। वन इज इंटॉक्सिकेटिंग लीकर्स या अल्कोहलिक बेवरेजेस जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट है, ठीक है, एंड अनदर इज इंडस्ट्रियल अल्कोहल्स जो रॉ मटेरियल की तरह यूज होते हैं। इट कुड बी इन सैनिटाइजर्स, ठीक है, इट कुड बी इन अदर इंडस्ट्रियल केमिकल्स। तो जहां पर वो एज अ केमिकल यूज किया जाता है उसे हम इंडस्ट्रियल अल्कोहल बोलते हैं, और ये फिट नहीं है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए है। ऑलराइट, नाउ अभी तक इस केस से पहले ये कंसिडर किया जाता था कि ये पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बट स्टेट गवर्नमेंट ने ये बोला कि इंटॉक्सिकेटिंग लीकर्स में इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी तो आना चाहिए ना, इंटॉक्सिकेटिंग अल्कोहल में तो सब आएंगे, और ये चीज ऑलरेडी वो स्टेट लिस्ट में कवर कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की यहाँ पर बात करें तो हमारे पास 3 लिस्ट होती है, हम सबको पता है। शेड्यूल 7 में हमारे पास 3 लिस्ट दी गई है। सबसे पहली यूनियन लिस्ट जिसपे लॉ कौन बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। नेक्स्ट स्टेट लिस्ट जिसपे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। देन यू हैव कॉन्करेंट लिस्ट जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं। ओके, अब यहां पर एंट्री 52 ऑफ यूनियन लिस्ट अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियल अल्कोहल से रिलेटेड एंड पब्लिक वेलफेयर में ऐसे प्रोविजंस को लाने के लिए। ओके, स्टेट लिस्ट की बात करें तो एंट्री 8 में यहां पर इनके पास पावर्स तो हैं, बट इनके पास पावर्स है सिर्फ और सिर्फ इंटॉक्सिकेटिंग लीकर्स के लिए। तो इन्होंने यही आर्ग्यूमेंट रखा कोर्ट के आगे कि भाई हमारे पास जब इंटॉक्सिकेटिंग लीकर्स की पावर है तो हम क्यों इंडस्ट्रियल अल्कोहल को इससे अलग माने। इट इज अल्टीमेटली अल्कोहल ओनली, fit for human consumption or not fit for human consumption is altogether different. तो then you have concurrent list, concurrent list के अंदर भी स्टेट के पास पावर्स रहती है, पर सेंटर ने यहाँ पर एक और एक्ट पे रिलाई किया, दैट इज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1961। इस एक्ट में एक छोटा सा हिस्सा है जो यहाँ पर इस एक्ट के अंडर अल्कोहल पे किस तरीके से प्रोडक्शन होगा, कैसे सेल होगा, कैसे मैन्युफैक्चर होगा, इस एस्पेक्ट्स को वो कंसिडर करते हैं। और इस एक्ट को बनाने की पावर्स, इस एक्ट को लाने की पावर्स सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्ग्यूमेंट क्या रखा कोर्ट के सामने कि हमारे पास थ्रू एंट्री 52
एंड ऑल्सो बाय प्रोविजंस ऑफ इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IDRA भी बोल दिया जाता है, इन दोनों के तहत पावर्स किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो यहाँ पे एक टकराव हो गया। अब ये टकराव हमें 1956 में देखने को मिला चौधरी टीका राम जी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बोला कि ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट के पास डेफिनेटली पावर्स है। स्टेट्स हैव द अथॉरिटी टू लेजिस्लेट इन इंडस्ट्रीज even in presence of central laws, setting a crucial precedent for federal governance। तो यहां पर उन्होंने बोला कि भले ही सेंटर ने एक लॉ बनाया हुआ है, फिर भी आप अपना नया लॉ ला सकते हैं, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में ये मामला है। एट द सेम टाइम उन्होंने ये चीज बोली कि राइट उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रखा कि यहां पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने थ्रू देयर लॉ एक्सप्लिसिटली आपको रिमूव नहीं किया है फ्रॉम मेकिंग द लॉज, तो इस चीज से भी आपकी पावर बनती है। तो अगर हम शॉर्ट में समझें तो चौधरी टीका राम जी वाले केस में स्टेट्स के पास पावर थी। उसके बाद आया हमारा 1989 का केस, दैट इज सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के 7 जज बेंच ने इस डिसीजन को कंसिडर ही नहीं किया। ये 5 जज बेंच केस था, ये 7 जज बेंच केस था, और हमारा प्रेजेंट केस 9 जज बेंच केस है। तो इस 7 जज बेंच केस ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात कंसिडर ही नहीं की, इस ओपिनियन को देखा ही नहीं, इस डिसीजन को देखा ही नहीं, और उन्होंने बोल दिया कि स्टेट की पावर्स एज पर एंट्री 8 सिर्फ इंटॉक्सिकेटिंग लीकर्स के लिए है, और वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल से बिल्कुल अलग है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को कंसिडर ही नहीं किया और एक एरर कर दिया, जिसके बाद पूरा मामला और ज्यादा गड़बड़ा गया। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए इंडस्ट्रियल अल्कोहल पे टैक्स लगाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर हम स्टेट गवर्नमेंट के रिवेन्यू की बात करें तो अल्कोहल उसमें एक अच्छा खासा परसेंटेज देता है इन देयर रिवेन्यूज। तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स का बहुत क्रूशल था कि वो यहाँ पर क्या कहते हैं उनको अलाउ हो, एंड विच वाज अल्टीमेटली अलाउड। तो यहाँ पर इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जो रिवेन्यू स्ट्रक्चर है उस पर बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पर स्टेट्स कुड बी मोर इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, अपने फाइनेंसेस अपने रिवेन्यू को देखते हुए। ओके, एट द सेम टाइम एक कॉन्फ्लिक्ट जो सेंटर और स्टेट का रहता है उसको हार्मोनियसली बैलेंस करने की कोशिश की है थ्रू दिस डिसीजन। However, BV Nagratna said कि chemically and biologically in both ways industrial alcohol and intoxicating alcohol are different, और उन्होंने भी यहाँ पर जो ये डिसीजन था सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड वाला, इसी डिसीजन का साथ दिया कि ये दोनों बिल्कुल अलग हैं और इसलिए इन दोनों को अलग तरीके से डील करना चाहिए, इन दोनों के लिए अलग अलग पावर्स रखनी चाहिए for central or state government. But ultimately we are going to go for the majority decision. I hope this is clear. Let's proceed to the next one. Very important, that Citizenship Act section 6 clause A, section 6A has finally been held constitutional. तो बहुत सालों से, ऑलमोस्ट सिंस जब से ये प्रोविजन आया है तब से ही ये कंट्रोवर्सी चल रही है। सेक्शन 6A क्या है पहले तो ये समझते हैं, पूरी कंट्रोवर्सी क्या है बहुत ब्रीफली ये समझते हैं। ऑल्दो आप लोगों ने जीके के वीडियो में या फिर न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में पढ़ा होगा, बट हम ब्रीफली इसे फिर भी समझेंगे। सेक्शन 6A आया था असम अकॉर्ड के बाद। अब असम अकॉर्ड क्या है? बेसिकली 1971 में जब बांग्लादेश लिबरेट हुआ था उस वक्त बहुत से लोग बांग्लादेश से असम आ गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए समवट 1979 के आसपास। 1979 से 1984-85 तक बहुत ज्यादा अनरेस्ट रहा इन असम। वहां पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, बहुत ज्यादा इश्यूज होते थे अमंग्स द पीपल। तो लोगों अल्टीमेटली राजीव गांधी गवर्नमेंट who was representing the central government
सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम एंड वहां पर कुछ एनजीओ, कुछ पार्टीज जो इस चीज को लेके मुद्दा उठा रहे थे, उन्होंने अल्टीमेटली एक अग्रीमेंट सॉर्ट ऑफ साइन किया और उस अग्रीमेंट को बोला गया असम अकॉर्ड, ठीक है, ताकि ये चीज अल्टीमेटली एंड की जाए। और इसी चीज को अस्तित्व देने के लिए सेक्शन 6A ऐड किया गया सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। अब सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट कहता क्या है? ये कहता है, ये बेसिकली बांग्लादेश से जो लोग असम में आए उन लोगों को कैसे और कब तक इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है, उस चीज की बात की गई। तो इफ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आपको 3 डेट्स दिख रही है, 1 जनवरी 1950 टू 1 जनवरी 1966। इस तारीख तक हर कोई जो असम में था वो इंडियन सिटीजन कहलाया जा सकता है। दोज आर एब्सोल्युटली सिटीजन्स, कोई वहां पर रोक टोक नहीं है। अब बात आती है आगे 1966 से 24 मार्च 1971 तक की। 25 मार्च इज द कट ऑफ डेट। उससे एक दिन पहले तक अगर कोई भी बांग्लादेश से असम में आया है तो उन लोगों को भी सिटीजन्स कंसिडर किया जाएगा, पर एक शर्त थी, और वो शर्त ये थी कि उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे 10 साल तक, नॉट फॉर 10 years। 10 साल तक कोई भी वोटिंग राइट्स उन लोगों को नहीं दिए गए। तो यहां पर सेक्शन 6A की अगर बात करें तो बहुत से मुद्दे उठे इससे रिलेटेड। पहली बात तो ये कि जब ऑलरेडी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 6 और 7 सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, तो हम क्यों एक नए प्रोविजन के थ्रू ऐसे रैंडमली किसी को भी सिटीजनशिप प्रोवाइड कर रहे हैं? क्यों हमने रैंडमली एक डेट चूज कर ली? क्या इससे यहां पर असम के जो लोग हैं उनके राइट्स वायलेट नहीं होंगे? क्या यहाँ पर 10 साल तक अगर वो लोग वोट नहीं कर पा रहे हैं उनका राइट टू वोट वायलेट नहीं होगा? तो इन सारे मामलों को लेकर एक के बाद एक बहुत सी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने लगी, जहां पर ये बात की गई कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है भी या नहीं। ओके, तो लेट्स सी द आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पर पिटिशनर मतलब कुछ एनजीओज ने पिटिशन जो डाली थी, उनके क्या कंटेंशंस थे, क्या आर्ग्यूमेंट्स थे? दे सेड कि ये आर्टिकल 29 का वॉयलेशन है। बेसिकली उनका कहना ये था कि अगर असम में और लोग आकर रह रहे हैं तो जो हमारा कल्चर है, जो हमारी डाइवर्सिटी है, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो यहाँ की माइनॉरिटीज हैं, उनके राइट्स, उस चीज पे कहीं ना कहीं एक वॉयलेशन है, उनके राइट्स कहीं ना कहीं एंडेंजर्ड है। ठीक है, तो ये कहते हुए इन्होंने बोला कि आर्टिकल 29 जो एक फंडामेंटल राइट है, जो माइनॉरिटीज को अलाउ करता है कि वो अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सके, उस चीज को वॉयलेट करता है। ये उनका कंटेंशन था। फिर उन्होंने बोला आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये प्रोविजन सिर्फ असम के लिए क्यों, अक्रॉस द कंट्री ये प्रोविजन नहीं है, तो सिर्फ असम को आप क्यों अलाउ कर रहे हो कि वो और सिटीजन्स को अलाउ कर सकता है, जब सबके लिए एक नॉर्मल सा सिस्टम है कि रजिस्टर करके या थ्रू डोमिसाइल या थ्रू बर्थ कोई भी पर्सन इंडिया का सिटीजन बन सकता है, तो यहाँ पे असम के लिए अलग से सिस्टम क्यों? तो आर्टिकल 14 का वॉयलेशन उन्होंने कंटेंशन दिया। फिर उन्होंने बोला कि इंडिया में प्रॉपर मैकेनिज्म्स ही नहीं है, प्रॉपर प्रोसीजर ही नहीं है कि ये चेक किया जाए कि किसी के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए या नहीं, या फिर इस डेट से पहले वो यहाँ पे रहते थे या नहीं रहते थे। एंड सिंस मैकेनिज्म्स का प्रॉपर फॉलोइंग नहीं है, इस चक्कर में भी इसका मिसयूज काफी होगा। एंड इवन यू आर अवेयर कि इस टाइम पर बॉर्डर सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल। तो यहाँ पर इन सारे मामलों को देखते हुए उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा कि जो डेमोग्राफी ऑफ स्टेट है, मतलब अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में भी बहुत ज्यादा डाइवर्स चेंजेस आए, जैसे कि बहुत से सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी ऐसे थे जो पहले तो मेजोरिटी में थे पर अब माइनॉरिटी में आ गए हैं, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो
इस चक्कर में पूरे के पूरी स्टेट की डेमोग्राफी बिगड़ गई है, पूरा का पूरा मामला बिगड़ गया है। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट के सामने रखते हुए उन्होंने बोला दैट यू शुड डिक्लेयर सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत से प्रोविजंस है जो सिटीजनशिप बताते हैं, हमारे पास सिटीजनशिप एक्ट है जो ये बताता है एक्वायर कैसे होगी, असम को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। बट यहां पर कोर्ट ने क्या बोला, यहां पर 5 जज बेंच था एंड यहां भी यूनानिमस डिसीजन नहीं था, 4:1 का डिसीजन रहा। हु हैड द डिसेंटिंग ओपिनियन? जस्टिस पारदीवाला। The constitutional bench was led by CJI DY Chandrachud and Justice Pardiwala had the dissenting opinion. उन्होंने बोला कि नहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, we'll see how। पर मेजॉरिटी ने क्या बोला? मेजॉरिटी ने बोला कि ये आर्टिकल 6 एंड 7 के साथ कंसिस्टेंट है। बेसिकली आर्टिकल 6 और 7 की अगर बात करें तो ये एक डेट प्रोवाइड करते हैं फॉर, अगर कोई पाकिस्तान से आया है तो उन्हें सिटीजनशिप प्रोवाइड कब एंड किस सिनेरियो में हो सकती है। तो यहाँ पर जो पिटिशनर्स थे उनका कहना ये था कि जब वो डेट ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है तो हम क्यों एक नई डेट ऐसे रैंडमली लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि दिस इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट आर्टिकल 6 एंड 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट कोर्ट ने बोला कि नहीं, आर्टिकल 6 एंड 7 बेसिकली उस वक्त पे जो नीड थी उस बेसिस पर उन्होंने एक डेट प्रिस्क्राइब की गई, और जो 25 मार्च 1971 की डेट प्रिस्क्राइब की गई है वो 1971 वॉर के बाद अराइज हुई है। तो यहाँ पर दैट नीड वाज डिफरेंट, और इसलिए हम सिर्फ एक सेपरेट डेट से ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये पूरी तरीके से कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर में। नेक्स्ट इज नॉट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि असम की जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है फ्रॉम अदर्स। जस्ट बिकॉज वो डिफरेंट है, वो स्पेशल नीड है, इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी वॉयलेट हो रहा है या आर्टिकल 14 वॉयलेट हो रहा है। ठीक है, एक यूनिक हिस्ट्री रही है स्टेट की, एक अलग कॉन्टेक्स्ट है इस स्टेट का, एंड दैट इज व्हाई दिस सेक्शन डज नॉट वॉयलेट आर्टिकल 14। देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आर्टिकल 11, आर्टिकल 246 एंड एंट्री 17 ऑफ यूनियन लिस्ट, तीनों के तहत ये पावर है कि वो सिटीजनशिप, नेशनैलिटी, इन सब से रिलेटेड प्रोविजंस बना सकती है। तो अगर सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाने का हक सेंटर के पास था तो उसमें सेक्शन 6A भी अगर ऐड किया गया तो वो हक भी सेंटर के पास डेफिनेटली है। तो यहाँ पर सेंटर ने भी कहीं भी अपनी पावर्स को वॉयलेट नहीं किया है, वो अपने हिसाब, अपनी हद में जो उनको पावर्स गिवन है उसके हिसाब से उन्होंने एडिशंस किए हैं। एंड अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये आर्टिकल 29 का तो बिल्कुल भी वॉयलेशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने पिटिशनर्स को ये बोला क्या आप हमारे सामने कोई सबूत रख सकते हो कि आप ये प्रूव कर पाओ कि इस पॉपुलेशन को अगर हम इंडियन सिटीजन मानते हैं तो असम की जो एथनिक डाइवर्सिटी है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है या लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, ये कहीं इंपैक्ट हो रही है, एंड दे वर अनएबल टू डू सो। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि कुछ लोगों के आ जाने से कहीं भी कल्चरल या एथनिक राइट्स किसी भी पर्सन के एंडेंजर या वॉयलेट नहीं हो सकते हैं, एंड अल्टीमेटली उनका आर्टिकल 29 जो कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक राइट्स को प्रिजर्व करने की बात करता है वो भी वॉयलेट नहीं हुआ। तो यहाँ पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ये बोला कि कहीं भी यहाँ पर वॉयलेशन नहीं हो रहा है। और क्या पॉइंट्स दिए गए इन फेवर, पहले इन फेवर देखते हैं। 4:1 मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर फेवर में क्या क्या बोला उन्होंने बोला कि फ्रेटर्निटी जो वर्ड है हमारे प्रियम्बल में, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? भाईचारा, ब्रदरहुड। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला, द 4 जजेस इन फेवर, दे सेड कि अगर आप फ्रेटर्निटी वर्ड को बहुत ही नैरो वे में इंटरप्रेट करोगे ना तभी आप इस चीज को
अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की बात कर रहे हो। हम यहाँ पर फ्रेटर्निटी को प्रियम्बल में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मानते हैं, एंड इस चीज को, ब्रदरहुड को अपहोल्ड करते हुए, भाईचारे को अपहोल्ड करते हुए उन्होंने बोला कि ये डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशनल है। फर्दर ये बोला गया कि ये राइट टू वोट ऑफ सिटीजन्स वायलेट नहीं करता, ये एक स्पेशल कंडीशन है ताकि कहीं भी ये एम्बिग्विटी ना रहे, कहीं भी ये पॉइंट ना रहे कि वो लोग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री या इन पॉलिटिक्स ऑफ कंट्री कोई भी अफलातून कर सकते थे, इसलिए 10 साल तक उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए। तो ये कहीं से भी राइट टू वोट का वायलेशन नहीं है, यहाँ पर रीजनेबली रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। एंड अल्टीमेटली उन्होंने ये डायरेक्ट किया टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज टू द स्टेट गवर्नमेंट, टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, कि आपको यहाँ पे और मेजर्स लेकर आने चाहिए कि वो लोग जो नॉन सिटीजन्स हैं, अब पता चल गया है कि हाँ ये फॉरेनर्स हैं, अब आप प्रॉपर ऐसे मेजर्स लाओ, प्रॉपर ऐसे प्रोविजंस लाओ टू डिपोर्ट द फॉरेनर्स। डिपोर्ट करने का क्या मतलब होता है कि आप उन्हें उनके देश वापस भेज दो। तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा, ये एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन रही कि अब अल्टीमेटली ये डिसाइड हो चुका है कि इस तारीख से जो पहले आए हैं वो सिटीजन्स हैं, बाद वाले नॉन सिटीजन्स हैं, फॉरेनर्स हैं, तो उन्हें आप डिपोर्ट कीजिए। अब जस्टिस पर्दीवाला ने क्या यहाँ पर डिसेंटिंग ओपिनियन दिया? पहले तो उन्होंने सबसे पहले ये पॉइंट बोला कि यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द जजमेंट होगा। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन मतलब कि आने वाले वक्त में इसका जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो फ्यूचर में होगा, कहीं भी आप बैक प्रोविजंस को नहीं यहाँ पर छेड़छाड़ कर सकते हैं। आने वाली प्रोविजंस में आप डेफिनेटली इस जजमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि उन्होंने बोला कि इस पूरे सेक्शन 6A में कोई सनसेट क्लॉज नहीं है। सनसेट क्या होता है? सनसेट सूरज डूबना, मतलब वी आर ऑलमोस्ट एंडिंग द डे, राइट? तो यहां पर इन्होंने बोला कोई भी जो टाइम लिमिट है वो प्रॉपरली सेट नहीं की गई है कि किस तारीख पे अल्टीमेटली वो एंड हो रहा है, कोई सनसेट क्लॉज नहीं है। जनरली ये फ्रेज उतना ज्यादा यूज नहीं होता, बट सम आर्टिकल्स हैड यूज्ड इट, एंड कहीं मॉक में ऐसा कुछ ना आ जाए या फिर आपके क्लैट में ऐसा कुछ ना आ जाए, इसलिए आई एम एक्सप्लेनिंग इट हियर। तो यहाँ पर कोई टाइम लिमिट सेट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जिस वजह से इसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। एंड उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने देर कर दी चीजों को ढंग से मैनेज करने में, ढंग से इंप्लीमेंट करने में। तो जो भी लूप होल्स थे वो इंप्लीमेंटेशन के पार्ट पे थे, पर उस इंप्लीमेंटेशन को सही करने के लिए हम लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। उस वक्त जो लोग आ गए आप वो चीजें संभाल ही नहीं पाए, तो अब उन लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड कर देना कोई भी सही तरीका नहीं है, और इस वजह से उन्होंने बोला द डिलेड इम्प्लीमेंटेशन हैड मेड इट इनइफेक्टिव, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। बट अल्टीमेटली हियर अगेन वी आर गोइंग टू गो विद द फेवरिंग डिसीजन, क्योंकि यहाँ पर 4 जजेस वर इन फेवर कि सेक्शन 6A इज कॉन्स्टिट्यूशनल। ऑलराइट, लेट्स प्रोसीड फर्दर। दैट अ प्ली कि वो पर्सन जुवेनाइल है वो किसी भी स्टेज पे क्लेम किया जा सकता है, एंड बाय किसी भी स्टेज इट कुड बी बिफोर स्टार्टिंग द ट्रायल, ऑलराइट, इट कुड इवन बी जब वो डिसीजन डिलीवर हो चुका है, वो पर्सन कॉन्विक्ट किया जा सकता है, किया जा चुका है, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग अ पर्सन कैन टेक द प्ली ऑफ जुवेनाइलिटी। ऑलराइट, अब इससे रिलेटेड कोर्ट ने क्या बोला पहले तो ये देख लेते हैं, देन लेट्स सी कि क्या कोई हमारे पास लीगल प्रोविजंस भी हैं। तो कोर्ट ने बेसिकली ये बोला कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के किसी भी स्टेज पे क्लेम किया जा सकता है, भले ही कन्विक्ट हो गया है उसके बाद भी इस चीज को क्लेम किया जा सकता है। तो बेसिकली अगर किसी पर्सन ने जिस तारीख पे ऑफेंस किया है, अगर वो ये मानता है कि उस तारीख पे वो जुवेनाइल था, जुवेनाइल का मतलब है अगर वो 18 साल से कम का था, तो वो किसी भी स्टेज पर आकर भले ही कन्विक्शन हो गया है, कन्विक्शन क्या होता है?
कि उसे कोर्ट ने सजा दे दी है, उसके बाद भी आकर वो कोर्ट में बोल सकता है कि मैं तो उस तारीख पे जुवेनाइल था, तो आप मुझे उस तरीके से ट्रीट कीजिए। ठीक है, एंड कोर्ट को अगर वो कोर्ट एक्सेप्ट करती है तो यहाँ पर उस तरीके से उसे मामले को रीइवैल्यूएट करना होगा। देन इट इज अ राइट, एक हक दिया है लॉ ने यहाँ पर किसी भी जुवेनाइल को, एंड इट शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू वेवर ड्यू टू डिलेज और प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज। तो जस्ट बिकॉज हम ये नहीं बोल सकते कि आपने पहले क्यों नहीं बताया या पहले क्यों नहीं आए, तो सिर्फ ये कह के वेव ऑफ नहीं किया जा सकता या उस पर्सन को मना नहीं किया जा सकता है कि यू कैन नॉट क्लेम दिस राइट। ओके, नेक्स्ट इज अबूजर हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस 2012 में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही सेम बात बोली थी कि किसी भी स्टेज पर यहाँ पर कोई एक पर्सन अपनी जुवेनाइल है या नहीं वो चीज क्लेम कर सकता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोविजंस की, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 डील करता है रिलेटेड टू अगर किसी जुवेनाइल कौन है, कोई भी बच्चा अगर वो 18 साल से कम का है, तो अगर उसने कोई भी ऑफेंस किया है उसे किस तरीके से डील किया जाएगा वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बताता है। एंड एक अमेंडमेंट भी आया था यहाँ पे, उस अमेंडमेंट में पहले हमारे पास दूसरा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था, बट देन निर्भया केस के बाद 2015 में वी गॉट अ न्यू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, एंड इस एक्ट में ये बोला गया था कि अगर कोई 16 से 18 साल तक की उम्र में कोई हीनियस क्राइम करता है, हीनियस क्राइम मतलब कोई भी एक ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा है, अगर उसकी पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा है तो ऐसे केस में उस पर्सन को जुवेनाइल की तरीके से नहीं पर अडल्ट के तरीके से ट्रायल होगा। जैसे नॉर्मली कोर्ट में ट्रायल चलता है वैसे ट्रायल होगा, क्योंकि यहाँ पर दैट पर्सन इज मेंटली डेवलप्ड इनफ कि अगर वो इतना घनघोर अपराध कर सकता है तो यहाँ पे ट्रायल भी उस तरीके से हो सकता है। ओके, अब सेक्शन 9 क्लॉज 2 बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। यही सेक्शन 9 क्लॉज 2 ये बोलता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि कोई भी पर्सन जुवेनाइल है या उसके सामने कोई भी ऐसा क्लेम करता है कि वो जुवेनाइल है, तो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर कर सकता है और एविडेंसेस ले सकता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में बॉर्न ऑसिफिकेशन टेस्ट वाज इन न्यूज, ठीक है, तो इन चीजों को कोर्ट कंसिडर करवा सकता है। इसी का एक प्रोवाइजो है, वो प्रोवाइजो क्या कहता है कि जो क्लेम है वो किसी भी कोर्ट के सामने रेस किया जा सकता है और उसे रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए एट एनी स्टेज, भले ही आफ्टर फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस डिस्पोज ऑफ हो चुका है, सजा मिल चुकी है, उसके बाद भी एक पर्सन आके बोल सकता है मैं तो जुवेनाइल था। ठीक है, और इस क्लेम को इट शुड बी डिटरमिन्ड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो जो भी प्रोविजंस यहाँ पर है कि किस तरीके से एक जुवेनाइल को कंसिडर किया जाता है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास जाया जाता है, एक बोर्ड होता है जो यहाँ पर मेंटल कैपेसिटी एंड इमोशनल टेस्ट ऑफ दैट पर्सन करता है टू डिटरमाइन कि उसका क्या एक्चुअली स्टेटस है, किस तरीके से उसे क्या कहते हैं डील करना चाहिए। तो इन सारी चीजों को फिर हमें डील करना होगा। अब यहाँ पर अगर हम इस करंट केस की बात करें तो हाई कोर्ट ने बेसिकली एंड ट्रायल कोर्ट ने मना कर दिया था उस पर्सन को ये कहने से कि हम नहीं मानते कि तुम जुवेनाइल हो और तुम बहुत देर से आए हो। पर सुप्रीम कोर्ट को जब ये बात पता चली, वो अपील में ही मामला सुन रहे थे, सुप्रीम कोर्ट को जब ये बात पता चली कि ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑलरेडी उसे मना कर चुके हैं कि हम ये कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि तुम बहुत लेट आए, तब उन्होंने इस प्रोविजन को बेसिकली रीइटरेट किया था। उन्होंने बोला था कि किसी भी स्टेज पर यहां पर क्लेम किया जा सकता है। फर्दर सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी अब बहुत ही ज्यादा मिसयूज होने लग गया है। इस सेक्शन को ऐड किया गया था इंडियन पीनल कोड में एंड इसे रखा गया था भारतीय न्याय संहिता में विद बहुत ही ज्यादा एक ऐसे इंटेंशन से कि यहाँ पर जो विमेन है
उन्हें बचाया जा सके फ्रॉम द क्रुएल्टी ऑफ हस्बैंड और इन लॉज, जो भी प्रताड़ना होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 लाया गया इस पर्पस के लिए। पर ओवर द इयर्स अगर डेटा को देखें तो ये पता चलता है कि मोर देन 70 to 80% केसेस यहाँ पर फेक केसेस हैं। यहाँ पर विमेन केस अपने इन लॉज पर एंड हस्बैंड पे सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन लोगों को डराना चाहती है, धमकाना चाहती है, उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर वो प्रोवोक करना चाहती है कि आप मेरे को इतना पैसा दे दो वरना मैं केस कर दूं। ठीक है, तो उनके लिए एक तरीके से यहाँ पर पूरा मामला उल्टा हो चुका है। तो अगर हम बात करें आईपीसी की तो 498 ए सेक्शन में एंड बीएनएस, इनफैक्ट जब बीएनएस भी आने वाला था, जब 1 जुलाई 2024 बीएनएस वाज इनैक्टेड, उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये चीज बोली थी कि 498 ए का काफी ज्यादा मिसयूज हो रहा है, बहुत ही ज्यादा फेक केसेस आ रहे हैं कोर्ट में, एंड जो अक्यूज हैं और जो उनकी फैमिली है, जो हस्बैंड हैं, जो इन लॉज हैं, जो फैमिली है, उन्हें बहुत ही ज्यादा विक्टिमाइजेशन सहनी पड़ रही है, बहुत ही ज्यादा सोसाइटी में बेइज्जती सहनी पड़ रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आपको अगर बीएनएस में प्रोविजन लाना है तो आपको इसे जेंडर न्यूट्रल बनाना चाहिए या फिर इसे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करना चाहिए, ताकि अगर किसी पर्सन को जेन्युइनली जरूरत है तो वो इस प्रोविजन को यूज कर पाए। बट ऐसा कुछ नहीं सुना उन्होंने और उन्होंने ऐड कर दिया सेक्शन 84 ऑफ बीएनएस। ठीक है, इसे 1983 में ऐड किया गया था और ये तो आपको पता ही है 2024 में आया है। अब पनिशमेंट इसकी प्रिस्क्राइब की गई है 3 साल तक की सजा और फाइन। यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड भी गिवन है। लिमिटेशन पीरियड मतलब कि कितने वक्त तक आप केस फाइल कर सकते हैं। तो जब भी प्रताड़ना हुई है, क्रुएल्टी का कुछ भी मैटर हुआ है, उसके 3 साल में इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। इस वजह से भी मामला थोड़ा सीरियस हो जाता है। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जहां पर कोर्ट का डिस्क्रिशन रहता है कि बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, एंड कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जहां पर अरेस्ट करने से पहले आपको कोर्ट की परमिशन नहीं चाहिए, तो इट इज समवॉट अ सीरियस ऑफेंस। तो 1983 में जब इस प्रोविजन को ऐड किया गया था, इट वाज टू प्रोटेक्ट वुमेन, whereas now there is need of the hour for a provision to protect men from this provision. All right, and complaint यहाँ पे अगर फाइल करनी है अंडर 498A तो वो by aggrieved person, relatives और public servant notified by state government, इन तीनों में से कोई भी कर सकता है, कोई एनजीओ भी यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, अब ये तो हमने बात की जनरल लॉ की, आईपीसी या बीएनएस की, पर एक स्पेसिफिक लॉ भी आया, दैट वाज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सिर्फ फिजिकल क्रुएल्टी मतलब सिर्फ मारपीट को कंसिडर नहीं किया गया, क्योंकि सेक्शन 498 ए बेसिकली क्या कहता है कि अगर हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स किसी भी वे में क्रुएल्टी करते हैं टुवर्ड्स अ वुमन, नाउ दैट क्रुएल्टी इज मोस्टली इन फॉर्म ऑफ कि आप डाउरी मांग रहे हैं या उसे मेंटली हरास कर रहे हैं, फिजिकली हरास कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब 498 ए में आता है। बट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक स्टेप और आगे गया पार्लियामेंट, उन्होंने बोला कि सिर्फ फिजिकल एंड मेंटल असॉल्ट की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर, अगर इमोशनल, सेक्सुअल, वर्बल एंड इनफैक्ट इकोनॉमिक अब्यूज भी हो रहा है तो उसे भी क्रुएल्टी माना जाएगा। मतलब इकोनॉमिक अब्यूज जैसे अगर आप वाइफ को इनफ फंड्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इनफ खर्चा नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आपके पास अच्छा खासा पैसा है पर आप उसकी जरूरतों के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आप गाली गलौज कर रहे हैं उसके साथ, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इमोशनल या मेंटल हरासमेंट है, तो यहाँ पर एम्बिट ऑफ क्रुएल्टी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। एंड यहाँ पर सिर्फ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं रखा गया, अनलाइक सेक्शन 498A, यहाँ पर ऑल विमेन इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स, मतलब विमेन, सिस्टर्स, डॉटर्स एंड in fact recently live-in partners were also included. Alright, एंड यहाँ पर इसके साथ साथ बहुत से और हक दिए गए, जैसे फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन का, मेंटेनेंस टू द विक्टिम, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स ले सकती है वो कोर्ट से, एंड रिजाइड इन शेयर्ड हाउस होल्ड। शेयर्ड हाउस होल्ड है जहां पर वो ऑलरेडी रहती थी, जहां पर
बेसिकली वो रह सकती है या हस्बैंड रहता है, फैमिली रहती है, तो उसका हक है कि वो इस प्रताड़ना, इस पूरे इंसिडेंट के बाद भी वो वहां पर रह सकती है। ठीक है, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाज अनदर स्टेप अहेड ऑफ सेक्शन 498A। तो अल्टीमेटली यहाँ पर देयर आर फॉल्स एलिगेशंस अगेंस्ट द फैमिली। विमेन बेसिकली यहाँ पर फैमिली के अगेंस्ट फॉल्स केसेस कर देती है, हस्बैंड के साथ साथ यहाँ पे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इनफैक्ट बहुत से ऐसे रिलेटिव्स जिनका कोई लेना देना भी नहीं होता है उनको भी इन्वॉल्व कर देते हैं। जैसे जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी, उसमें मैरिड सिस्टर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड, मतलब बहन और जीजा को भी उन्होंने केस में इंक्लूड कर दिया था। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि फॉल्स एलिगेशंस है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप डरा धमका के मॉनेटरी सेटलमेंट करवाना चाहते हैं, तो ये चीज गलत है। देन उन्होंने बोला कि जो इमीडिएट अरेस्ट वाला पॉइंट है, सिंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो इस चीज को भी कहीं ना कहीं एक मिसयूज करते हैं। और उन्होंने बोला कि अभी तक कोई प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे ही एक कंप्लेंट फाइल हुई, वहां पर विदाउट एनी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इमीडिएट अरेस्ट हो सकता है। हाउएवर लॉन्ग बैक सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी, तब उन्होंने बोला था कि नहीं, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इज नीड ऑफ द आवर। अगर इमीडिएटली वो ऑफेंस नहीं हुआ है, मतलब कुछ टाइम अगर गुजर चुका है, तो आप प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करके और फिर उसके बाद ही आप अरेस्ट कर सकते हैं। जो अक्यूज्ड है या उसकी फैमिली है, उसे काफी ज्यादा सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक हर तरीके का डैमेज होगा, सोसाइटी में बेइज्जती हो रही है। ठीक है, अगर कोई एक जेल में पड़े सिंस एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, एंड यहाँ पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो भी बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए काफी ज्यादा मेंटल हरासमेंट होता है अक्यूज्ड का। तो इन्होंने बोला कि आपको रिफॉर्म्स बेसिकली लाने चाहिए कि आप इसे जेंडर न्यूट्रल बनाएं, क्योंकि अगर आज का टाइम देखें तो इट इज नॉट जस्ट विमेन जो क्रुएल्टी फेस कर रही हैं, इट इज ऑल्सो मेन जो क्रुएल्टी फेस कर रहे हैं, एंड देर इज नो लेजिस्लेशन, देर इज नो लॉ जो उस चीज को कंसिडर कर रहा है। तो इस प्रोविजन को जेंडर न्यूट्रल बनाना चाहिए, एंड देर शुड बी प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मतलब अगर आप अरेस्ट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, तो ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए। the intent of legislature to protect women and the steps it is taking, उन चीजों को proportion में होना चाहिए। डिसबैलेंस जो आ गया है because of this misuse काफी ज्यादा हो रहा है, and it is need of the hour कि इस पे check लाना चाहिए। Moving further, another very important point, socialism and secularism are core part of the constitution. As you can see, this is the preamble, right? First page of the constitution. Preamble is the identity card, the horoscope of the constitution. तो preamble basically is the objectives resolution, जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पास किया था, उसी को ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एज प्रियम्बल एक्सेप्ट कर लिया, जो बेसिकली ये बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनका क्या ऑब्जेक्टिव था इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का। एंड यहाँ पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्री का नेचर क्या है, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो सिटीजन्स, कंट्री एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तीनों की बात करते हुए उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स को ग्लोरीफाई किया प्रियम्बल के थ्रू। अब अगर जब हम 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जो 26 नवंबर 1949 को साइन हुआ एंड 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट हुआ, उसमें अगर हम स्टेट मतलब कंट्री के नेचर की बात करते हैं तो सिर्फ 3 वर्ड्स थे, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सेक्युलर और सोशलिज्म वर्ड को ऐड करने से मना कर दिया था। बट 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इमरजेंसी के वक्त पर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म वर्ड भी ऐड कर दिया यहाँ पर। अब सोशलिज्म वर्ड ऐड करने को क्यों मना किया गया था? सोशलिज्म वर्ड बी आर अम्बेडकर ने इसलिए मना किया ऐड करने के लिए, क्योंकि उनका मानना ये था कि ये सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिटीजन्स का हक है कि वो खुद से ये डिसाइड करे
कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो किस तरीके से, वो किसके हाथ में देना चाहते हैं, क्या वो कंप्लीटली स्टेट के हाथ में देना चाहते हैं, क्या वो प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी चाहते हैं। तो यहाँ पर हम ये चीज उन पे इम्पोज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इनिशियली सोशलिज्म वर्ड ऐड नहीं किया था। पर अब सोशलिज्म का मतलब क्या है? सोशलिज्म का मतलब बेसिकली होता है जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इंटायरली किसके पास है? स्टेट के पास है। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो टाइम टू टाइम ये कहा गया है कि इंडिया का जो इंटरप्रिटेशन है ऑफ द वर्ड सेक्युलरिज्म और द वर्ड सोशलिज्म, ये कहीं भी या कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहा है ऑन अदर इंटरप्रिटेशंस। हमारा एक यूनिक इंटरप्रिटेशन है। अगर सेक्युलरिज्म की बात करें तो सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि स्टेट और रिलीजन बिल्कुल अलग अलग है, नहीं। इसका मतलब ये है कि इंडिया में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, मतलब यहाँ पर हर रिलीजन को प्रमोट किया जाता है। देन देर इज इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन, हर रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट किया जाता है। कंट्री का खुद से कोई एक अलग रिलीजन नहीं है, हम यहाँ पर सारे रिलीजन की सैंक्टिटी को मेंटेन करते हैं एंड को एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजन को प्रमोट करना चाहिए। तो सेक्युलरिज्म इन इंडिया इज नॉट इंटरप्रेटेड एज स्टेट एंड रिलीजन बीइंग डिफरेंट, बट state promoting towards the development towards the coexistence of religion. ऑलराइट, अगर हम आर्टिकल्स की भी बात करें तो आर्टिकल 25 टू 28 जो हमारा है वो कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म के एस्पेक्ट्स को ही प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है। सोशलिज्म, सोशलिज्म भी अगर हम बात करें तो इसका इंटरप्रिटेशन हम यूएसएसआर या चाइना वाला नहीं लेंगे कि पूरा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास है? स्टेट के पास है। इंडिया का द यूनिक इंटरप्रिटेशन गोज एज कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, मतलब यहाँ पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात की जाती है। वी फोकस ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी काम करते हैं। सिर्फ एक सेक्टर यहाँ काम नहीं कर रहा है। इफ यू सी, बहुत सी चीजें पब्लिक सेक्टर के पास ही है बस, राइट बहुत सी चीजें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में। अगर आज हम बात करें तो कितने सारे एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज हो चुके हैं, बट रेलवेज इज स्टिल ए पब्लिक सेक्टर मोनोपोली। तो इन चीजों को बैलेंस मिक्स्ड इकोनॉमी का एस्पेक्ट इंडिया में है। एंड अल्टीमेटली गोल क्या है सोशलिज्म का? सोशल जस्टिस, जो अगेन प्रियम्बल का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। तो अल्टीमेटली द गोल ऑफ एडिंग सोशलिज्म वाज नॉट, जैसे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स जब हुआ तो ये मतलब नहीं था कि सारे के सारे रिसोर्सेज प्राइवेट से उठा के पूरा का पूरा सिर्फ पब्लिक सेक्टर के पास हो जाएगा, नहीं। इंडिया हैज इट्स ओन यूनिक इंटरप्रिटेशन। So last year petition गई थी by सुब्रमण्यम स्वामी and there were 2-3 other petitions. अब इससे रिलेटेड अगर बात की जाए तो सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म से रिलेटेड और भी बहुत से केसेस हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम इन डिफरेंट वेज में स्ट्रेंथन किया, इन डिफरेंट वेज में अपहेल्ड किया। जैसे केशवानंदा भारती केस की बात करें जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया था, उसमें सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म दोनों को ही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा माना गया था। ओके, एसआर बोमई केस में बात करें तो यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो राइट टू रिलीजन है, जो सेक्युलरिज्म का पार्ट है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अरुणा रॉय केस, अभिराम सिंह केस, जहां पर स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि स्टेट अलग नहीं है। सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि स्टेट बिल्कुल ही अलग रहेगी, बिल्कुल ही सेपरेटेड रहेगी, यहाँ पर दोनों को हार्मोनियसली काम करना चाहिए। देन सोशलिज्म की बात करें तो मेनका गांधी केस, जहां जिसमें आर्टिकल 21 का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन रहा था। यहाँ पर ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, इट शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, एक इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन आया था। यहीं पर इंटरप्रेट किया गया था कि जो रिसोर्सेज हैं कंट्री के, उन्हें फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, बेटरमेंट ऑफ द पीपल के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, तो सोशलिज्म का एस्पेक्ट था। अगर हम सोशलिज्म की वैसे बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं
जो सोशलिज्म के प्रिंसिपल को स्ट्रेंथन करते हैं। मिनर्वा मिल्स में भी यही बात की गई थी कि अगर हम डीपीएसपीज की बात करें तो डीपीएसपीज में एज आई जस्ट टोल्ड यू कि सोशलिज्म का एस्पेक्ट रहता है, इस चीज को स्ट्रेंथन किया गया विद हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ harmoniously they were read with fundamental rights. And Sanjeev Coke Manufacturing Company, again in this case socialism जो resources of the community हैं उससे related important points को uphold करते हुए कोर्ट ने फिर से सोशलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बताया था। तो ऑल इन ऑल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये बोला है कि सोशलिज्म और सेक्युलर को हमें प्रियम्बल से नहीं हटाना चाहिए, ये कहीं भी हमारे इंडियन प्रोविजंस, इंडियन कंडीशंस के अगेंस्ट नहीं है, हम अपना एक यूनिक इंटरप्रिटेशन है जो बनाकर चल रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज चाइल्ड बिट्रोथल, जहां पर हमारे पास ऑलरेडी एक लॉ है। तो पहले एक बार प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट की बात करते हैं। तो अगर हम 1929 से बात करें तो इवन बिफोर इंडिपेंडेंस चाइल्ड मैरिज एक बहुत ही बड़ा स्टिग्मा रहा है हमारी इंडियन सोसाइटी के लिए। तो 2006 में अल्टीमेटली आया प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट एंड ट्राई किया गया कि चाइल्ड मैरिज जैसे सोशल इविल पे अब तो रोक पा लेनी चाहिए, बट नाकामयाब हम फिर भी रहे। ठीक है, आज भी अगर डेटा देखें तो आउट ऑफ 3 विमेन इन द वर्ल्ड जो चाइल्ड ब्राइड्स हैं उसमें से एक इंडिया में से है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो साइन किए जाते हैं, जो इंडिया ने रैटिफाई किए हैं, साइन किए हैं, जो ट्रीटीज हैं, उन सब के पर्पस, उन सब के जो प्रोविजंस हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। इंडियन सोसाइटी के जो क्या कहते हैं, जो रूल्स हैं, जो इंडियन सोसाइटी का एसेंस है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर खराब हो रहा है। तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में बेसिकली अगर एज की बात की जाए तो 18 साल फॉर अ गर्ल एंड 21 साल फॉर अ बॉय। ठीक है, अगर कोई 18 साल से नीचे का है या 21 साल से नीचे का है, बीइंग अ बॉय और गर्ल रिस्पेक्टिवली, सॉरी गर्ल एंड बॉय रिस्पेक्टिवली, तो वो शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो शादी वॉइडेबल मानी जाएगी अगर हो भी गई तो यहाँ पर हमेशा से एक गैप रहा है कि स्ट्रिक्टली इन प्रोविजंस को कंसिडर नहीं किया गया, क्योंकि कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस कहीं ना कहीं यहाँ पर अड़ जाते हैं। बहुत से ऐसे कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस चीज को क्या कहते हैं, दिक्कत देते हैं। तो यहाँ पर माइनर्स अगर चाहे तो वो अपनी मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर कर सकते हैं, अनलमेंट ले सकते हैं विद इन 2 years ऑफ अटेनिंग अडल्टहुड। जैसे ही 18 साल के हो गए तो उस वक्त वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो शादी में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। अभी रिसेंटली अगर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने इस एज को, इस टाइम को 2 से 5 साल कर दिया है। ठीक है, पनिशमेंट ऑल्दो यहाँ प्रिस्क्राइब्ड है फॉर एनीवन जो इस चीज में कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है टू अबेट चाइल्ड मैरिजेस, पेरेंट्स को, गार्डियंस को, पंडित अगर वो शादी करवा रहा है, सबके लिए सजा और फाइन्स प्रिस्क्राइब्ड हैं। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इन ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकते हैं जो अल्टीमेटली इस चीज को प्रोटेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे इट सेज दैट इट ओवरराइड्स एनी कस्टम्स, लॉज और पर्सनल रिलीजियस लॉज। पर अगर हम मुस्लिम लॉ की ही बात करें तो मुस्लिम लॉ में द एज ऑफ मैरिज इज सेट एट 15, ठीक है, विच इज वे बिलो द एज दैट इज प्रिस्क्राइब्ड हियर। तो इंटेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर फुलफिल नहीं होता। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि लॉ से बचने के लिए 18 साल नहीं हुए ना, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, अभी एंगेजमेंट कर देते हैं, जैसे ही 18 साल के होंगे उस टाइम पर शादी कर देंगे। तो ये तो हमने देखा एक मेन पॉइंट। पर अगर हम बाकी के लीगल प्रोविजंस देखें तो सेक्शन 375 जो रेप से डील करता है उसका भी एक एक्सेप्शन है जो आप मैरिटल रेप के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ते हैं कि अगर कोई भी मैन सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विद हिज ओन वाइफ एंड द वाइफ इज बिलो द एज ऑफ 15 years तो वो रेप माना जाएगा। इसे नेगेटिव लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, not being under 15 is not rape। मतलब अगर 15 से छोटी नहीं है
तो वो रेप नहीं है, पर अगर 15 से छोटी है वाइफ तो वो रेप माना जाएगा। एंड यहाँ पर इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर 18 साल से नीचे की कोई भी वाइफ है तो उसे रेप माना जाएगा, जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया द न्यूली इनैक्टेड भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 63 के एक्सेप्शन में, और यहाँ पे 15 से एज क्या कर दी गई, 18 साल कर दी गई। ठीक है, तो ऑल्दो मैरिटल रेप अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंट्रोवर्सी चल रही है इन सुप्रीम कोर्ट विच हैज नॉट बीन सेटल्ड येट। यहाँ पे अभी भी गवर्नमेंट से उनके ग्राउंड्स और रीजंस पूछे जा रहे हैं, बट यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को स्ट्रेंथन किया गया। ठीक है, तो दी शुड बी बैंड फॉर माइनर्स, क्योंकि यहाँ पर लॉ से एस्केप करने का तरीका है। कोर्ट ने बेसिकली ये माना कि अगर आप 18 साल से पहले किसी की सगाई कर रहे हो तो आप उसका राइट ऑफ चॉइस छीन रहे हो। ठीक है, आप उसकी रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी को छीन रहे हो, राइट, आप उसका राइट टू एजुकेशन छीन रहे हो। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए कोर्ट ने बोला कि माइनर्स की एंगेजमेंट्स पर गवर्नमेंट को बैन लगाना चाहिए, ऐसे प्रोविजंस बनाने चाहिए। बी इट अ बॉय और अ गर्ल, राइट ऑफ चाइल्डहुड सबका है। अगर आप एक लड़की की शादी करवा रहे हो छोटी उम्र में, ठीक है, तो वहां पर उसके ऊपर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, बी इट बेयरिंग अ चाइल्ड या फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो बर्डन हो जाता है। और अगर आप बात करें बॉय की, तो वहां पर अगर आप माइनर में या बचपन में उसकी शादी करवा देते तो उसके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। तो आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनसे उनका बचपन छीन रहे हो, विच इज नॉट राइट। इट इज नॉट इन हार्मनी विद मॉडर्न लॉज लाइक पॉक्सो। तो पॉक्सो का पर्पस ही क्या है कि किसी भी तरीके का सेक्सुअल इंटरकोर्स, चाहे वो कंसेंशुअल भी क्यों ना हो, अगर 18 साल से कम के लोग कर रहे हैं तो वो ऑफेंस है। पर अगर हम मैरिज की बात करें उसमें तो अलाउ किया जा रहा है। तो पॉक्सो के प्रोविजंस कहीं ना कहीं यहाँ वायलेट हो रहे हैं। तो सारी चीजों को बैलेंस आउट करना इज रियली इंपॉर्टेंट। राइट ऑफ चॉइस वायलेट होता है, एज वी जस्ट डिस्कस। एंड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को डायरेक्ट किया है कि आप गाइडलाइंस बनाए फॉर सेक्स एजुकेशन, ठीक है, एंड इनिशिएटिव्स लेने चाहिए फॉर अवेयरनेस। जैसे स्वच्छ भारत इनिशिएटिव्स होते थे कि ये स्वच्छ विलेज है, इसे अवार्ड दिया जाएगा, ऐसे ही कुछ इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट को लाने चाहिए जिससे लोग यहाँ पर इंस्पायर हो चाइल्ड मैरिज ना करने के लिए। ऑल्दो बहुत सी ऐसी प्रोविजन, ऐसे बहुत सी क्या कहते हैं स्कीम्स चल रही हैं, बट अगर प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं हो पा रहा है उनका, तो द गवर्नमेंट शुड टेक अ नेक्स्ट स्टेप, वाज द गाइडलाइन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मूविंग फर्दर, अबेटमेंट टू सुसाइड, सुसाइड के लिए उकसाना। अबेटमेंट क्या होता है, उकसाना। तो यहाँ पर अबेटमेंट टू सुसाइड की बात की जाए तो सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी इससे डील करता है, सेक्शन 108 ऑफ बीएनएस इससे डील करता है, और इसकी सजा कितनी प्रोवाइडेड है, 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अगर अटेम्प्ट टू सुसाइड की बात की जाए तो अटेम्प्ट टू सुसाइड 309 में था और उसे हटा दिया गया था आईपीसी से मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के बाद, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। और अगर हम बीएनएस की बात करें तो एक छोटा सा पॉइंट वहां पर इंक्लूड किया गया है कि अगर कोई भी सुसाइड करने की मतलब अटेम्प्ट करता है किसी भी पब्लिक सर्वेंट को डराने या धमकाने के लिए, तब यहाँ पर उसे सजा दी जाएगी, अदरवाइज नहीं। तो अबेटमेंट टू सुसाइड इज स्टिल एन ऑफेंस। अब यहाँ पर सेक्शन 45 ऑफ बीएनएस कैसे डिफाइन करता है अबेटमेंट को। अबेटमेंट क्या है, अगर कोई भी पर्सन किसी और को इंस्टिगेट कर रहा है, उकसा रहा है, ठीक है, एक कॉन्स्पिरेसी कर रहा है किसी और के साथ, या फिर हेल्प कर रहा है, इंटेंशनली एड कर रहा है इन इट्स एग्जीक्यूशन। तो तीन तरीके से अबेटमेंट हो सकता है, या तो इंस्टिगेट करना, उकसाना, कॉन्स्पिरेसी करना, या फिर उस पर्सन को हेल्प करना जानबूझकर किसी भी मामले को सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये तीनों में से कोई भी एक तरीका अगर फुलफिल होता है तो उसे कहा जाता है अबेटमेंट। तो यहां पर अल्टीमेटली बात यह है कि अगर कोई भी पर्सन को अगर ऑफिस में कुछ भी ऐसा बोला जा रहा है, या फिर कोई
ऑफिशियल कैपेसिटी में ना होकर सेंटिमेंटल रिलेशंस में कोई ऐसी बात बोल रहा है, तो कब उसे अबेटमेंट टू सुसाइड में अरेस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि आप हर टर्म या हर लाइन के लिए अबेटमेंट टू सुसाइड एप्लीकेबल नहीं करवा सकते हैं, आप हर किसी को लाइबल नहीं बना सकते हैं। आपको पहले तो डिवाइड करना होगा कि वो पर्सन सेंटिमेंटल रिलेशन में था, मतलब कुछ इमोशनल रिलेशन था, फैमिली था, फ्रेंड था, या फिर वो ऑफिशियल रिलेशन में था कि मतलब ऑफिस के लोग हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है। पहले तो वो मामला देखो। अगर सेंटिमेंटल रिलेशन है तो ऑब्वियसली वहां पे एक छोटी से छोटी बात भी चुभ सकती है, तो ठीक है, उन्हें माना जा सकता है गिल्टी छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए। पर अगर हम ऑफिशियल कैपेसिटी की बात करें, ऑफिस के लोग अगर ऐसा कर रहे हैं, तो वहां पर कुछ गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने इशू की कि आप ये सारी चीजें कंसिडर करो टू डिटरमाइन कि वो हरासमेंट है या नहीं है, एक्सप्लॉइटेशन है या नहीं है। जैसे कि उन्होंने बोला कि क्या वो अनबेरेबल हरासमेंट है। अगर किसी बॉस ने अपने एम्प्लॉय को बस इतना बोल दिया, यार क्या काम किया तुमने, मर जाओ जाके, तो इज इट इनफ कि वो पर्सन इतना हरास होगा कि उसके पास सुसाइड के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा? तो ऐसे पॉइंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने बोला, क्या यहाँ पर विक्टिम का इमोशनल वल्नरेबल कितना वो वल्नरेबल था यहाँ पर, ठीक है, इस एस्पेक्ट को देखा जाएगा। क्या यहाँ पे अक्यूज जो है वो थ्रेटन कर रहा था टू हार्म विक्टिम्स फैमिली, और उसे फाइनेंशियली रूइन करना चाहता था कि उसके पास सुसाइड के अलावा कोई पॉइंट नहीं बचा, क्या कोई फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए थे? तो ये सारे पॉइंट्स बेसिकली कंसिडर किए जाएंगे बिफोर मेकिंग द अरेस्ट। ऐसे अब्रप्ट अरेस्ट करना इज नॉट राइट इन अटेम्प्ट टू सुसाइड। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अबेटमेंट टू सुसाइड के प्रोविजन को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया। इस चीज में मिसयूज का स्कोप अब कम हो, मिनिमाइज हो सके, इस चीज के लिए उसने इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस इशू की। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। I hope you enjoyed today's session and you understood all the important aspects जो अक्टूबर में डेवलप हुए, ठीक है, जो हमारे लिए important रह सकते हैं for CLAT perspective. So that is all about today's session from my side. I hope you had a great time. Take care and I'll see you with another such session.